वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। इनोवेट अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तराखंड आगामी लेखालिपि परीक्षा के लिए वाणिज्य प्रश्नोत्तरी हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो लेते हैं क्वेश्चन पहला। वर्किंग कैपिटल विल नॉट बी चेंज्ड बाय विच ऑफ फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी? कार्यशील पूंजी, गुड्स परचेज इन कैश, माल का नगद क्रय; मशीनरी परचेज इन कैश, मशीन का नगद क्रय; परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, चेक द्वारा मशीन का क्रय; या परचेज ऑफ फर्नीचर बाय चेक, चेक द्वारा फर्नीचर का क्रय। अब देखिए, मशीन का जब हम नगद क्रय करेंगे तो कैश आपका क्या होगा? वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। परचेज ऑफ मशीन बाय चेक, इससे आपका जो है बैंक है, बैंक के थ्रू हो रहा है पेमेंट, तो बैंक में आपका क्या होगा? ये भी आपकी डिक्रीज हो रही है वर्किंग कैपिटल। और फिर परचेज ऑफ मशीन बाय चेक, इसमें भी आपका बैंक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मगर पहली एंट्री है गुड्स परचेज इन कैश, माल का नगद क्रय, इसमें आपका कोई भी वर्किंग कैपिटल फ्लैक्चुएट नहीं हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ स्टॉक आपका प्लस हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गुड्स परचेज इन कैश, क्योंकि गुड्स भी आपका वर्किंग कैपिटल है और आपका कैश भी क्या है? वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स है। तो इस प्रकार से एक तरफ गुड्स प्लस हो रही है, एक तरफ कैश माइनस, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल विल नॉट बी चेंज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट आंसर, गुड्स परचेज इन कैश। दूसरा प्रश्न लेते हैं। द ऑडिट डन एट द एंड ऑफ ईयर इज कॉल्ड। द ऑडिट डन एट द एंड ऑफ ईयर इज कॉल्ड। वर्ष की समाप्ति पर किए गए अंकेक्षण को क्या कहते हैं? पीरियोडिकल ऑडिट यानी कि सामयिक अंकेक्षण, स्टैंडर्ड ऑडिट यानी प्रमाप अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट यानी अंतरिम अंकेक्षण, या कंटिन्यूअस ऑडिट यानी चालू अंकेक्षण। तो इसका सही उत्तर है पीरियोडिकल ऑडिट। जब भी ऑडिट साल के आखिरी में होगा तो उसको बोला जाता है पीरियोडिकल ऑडिट। तो सही उत्तर हो जाएगा सामयिक अंकेक्षण। अगला प्रश्न है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर इन ए कंपनी। कंपनी का अंकेक्षक कंपनी का होता है एक एजेंट, स्टेट्यूटरी लीगल एडवाइजर यानी वैधानिक सलाहकार, या एक एम्प्लॉय कर्मचारी, या प्रोफेशनल एक्सपर्ट या पेशेवर विशेषज्ञ। तो देखिए, एजेंट नहीं होता है, ना वो सलाहकार होता है वैधानिक, ना वो एम्प्लॉय होता है, वो होता है पेशेवर विशेषज्ञ, क्योंकि वो एक्सपर्ट होता है अपने नॉलेज में। इस प्रकार से वो प्रोफेशनल होता है, ताकि वो अकाउंट्स चेक कर सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी रिपोर्ट दे सके और सही गलत बता सके। तो एक पेशेवर विशेषज्ञ होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, ए प्रोफेशनल एक्सपर्ट। पोजिशन ऑफ ऑडिटर इन कंपनी, एक पेशेवर विशेषज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, जर्नल रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर पार्टनरशिप फर्म इज। साझेदारी फर्म में आयकर की सामान्य दर, जनरल दर पूछी गई, जनरल रेट 20%, 30% या 35 या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है 30%। तो जनरल रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो जो आयकर की सामान्य दर है साझेदारी फर्म के लिए, वह है 30%। तो सही उत्तर है बी, 30%। अगला प्रश्न है, हायर द रेशो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी एप्लीकेबल टू। यानी कि उच्च अनुपात होने पर न्यून लाभदायकता लागू होती है, यानी कि जितना हायर रेशो होगा उतना कम प्रॉफिट होगा। तो किस रेशो से रिलेटेड है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर प्रत्याय दर। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग रेशो। अब देखिए, ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग अपॉन नेट सेल्स। तो इस प्रकार से आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। अब देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 होता है। अब मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कम होता जाएगा, क्योंकि 100 में से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे जैसे हायर होगा आपका शुद्ध लाभ कम होता चला जाएगा, इसलिए बोला जाता है हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सही उत्तर है ऑपरेटिंग रेशियो। अगला प्रश्न है, ए प्राइवेट कंपनी डज नॉट, एक निजी कंपनी नहीं करती है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, अंश हस्तांतरण अधिकार प्रतिबंधित, लिमिट द नंबर ऑफ इट मेंबर्स यानी सदस्यों की संख्या सीमित, या अपॉइंट ऑडिटर अंकेक्षक की नियुक्ति, या पब्लिशली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स यानी अंश करेगा सार्वजनिक आमंत्रण। अब देखिए, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी निजी कंपनी अंश हस्तांतरण पर अधिकार प्रतिबंधित करती है। सदस्यों की संख्या सीमित, ये भी बिल्कुल सही है कि निजी कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम आपके 200 हो सकते थे, लिमिटेड है। उसके बाद है अपॉइंट ऑडिटर, ये भी आपका सही है कि जो निजी कंपनी है वो ऑडिटर नियुक्ति करती है। लेकिन पब्लिशली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर, ये बिल्कुल गलत है। तो एक निजी कंपनी नहीं करती अंश क्रय का सार्वजनिक आमंत्रण, वो नहीं कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पब्लिशली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स। तो अंश क्रय करने के लिए सार्वजनिक आमंत्रण निजी कंपनी नहीं कर सकती। आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, द टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स आर। पूंजी संपत्तियों के प्रकार हैं 2,
3, 1 या नन ऑफ द अबव। तो देखिए पूंजी संपत्ति क्या होती है, कैपिटल एसेट्स। अब कैपिटल एसेट्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स LTCA और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स STCA। तो ये दो प्रकार की होती हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दो। द टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स। अगर आपने मिनिमम 12 महीने के लिए लिया है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स हो जाती हैं, और मोर देन 12 मंथ के लिए आपने हायर किया है या एक्वायर किया है तो वो आपकी कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है। तो सही उत्तर है दो। अगला प्रश्न है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर इज, त्रुटियों को ढूंढना एवं रोकना है मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए त्रुटियों को ढूंढना एवं रोकना। अब देखिए ऑडिटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके बारे में रिपोर्ट करना, ओपिनियन देना। लेकिन जो इसका ऑक्सिलरी है वो है आपका त्रुटियों को ढूंढना और रोकना, एरर्स डिटेक्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट देना है, लेकिन त्रुटियों को रोकना और उसको ढूंढना यह है ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव यानी कि अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द टैक्सेस लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। व्हाट आर द टैक्सेस लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। राज्य के भीतर पूर्ति पर कौन सा कर लगाया जाता है, CGST, SGST, CGST और SGST या IGST। अब देखिए CGST क्या होती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये हो गया IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर ही परचेजर और सेलर दोनों सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसमें 50% आपका सेंट्रल को चला जाएगा सेंट्रल CGST में, और 50% स्टेट को जाता है SGST। तो ये इंट्रा स्टेट में होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा C, CGST एंड SGST। ठीक है, तो राज्य की भीतर पूर्ति पर कौन सा कर लगाया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट। तो इस प्रकार से अगर 18% रेट है GST का तो 9% आपका चला जाएगा स्टेट को, 9% चला जाएगा सेंटर को। तो आंसर इज C। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल लिवरेज इज, वित्तीय उत्तोलन है, EBIT डिवाइड सेल्स इंटू 100, EBIT डिवाइड EBT, सेल्स डिवाइड फिक्स एसेट्स, या प्रॉफिट डिवाइड सेल्स इनटू कैपिटल। अब देखिए फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी अर्निंग हुई है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम अर्निंग बिफोर टैक्स से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाता है फाइनेंशियल लीवरेज। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, तो दैट इज आंसर B, EBIT डिवाइड बाय EBT। यानी हमारी जितनी अर्निंग इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले है उसको डिवाइड करना है अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले की हमारी जितनी आय है। आंसर इज B। अगला प्रश्न है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, कुल लागत किसके बराबर होगी, AFC इंटू ABC इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। दूसरा है TFC प्लस TVC डिवाइड टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या तीसरा है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या AFC प्लस ABC इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अब देखिए टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दें, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहती है, और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है जो परिवर्तन होती रहती है, जैसे सैलरी देनी है, बहुत सारे खर्चे करने हैं, परिवर्तनीय खर्चे हैं जो बार बार होते रहते हैं, तो TFC और TVC को जोड़ते हैं तो टोटल कॉस्ट हो जाती है। तो हमारा जो तीसरा आंसर C ये तो बिल्कुल सही है। और अगर हम AFC इंटू ABC करें, A डिवाइड इंटू करें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो ये भी आपका टोटल कॉस्ट हो जाती है। यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन TFC प्लस TVC डिवाइडेड टोटल यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो ये आपका कॉस्ट पर यूनिट निकल गया B वाला, और D वाला तो आंसर है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली A एंड C। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC और EFC इंटू ABC इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो आंसर इज C, A एंड C। अगला प्रश्न है, वैड एनालिसिस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। वैड विश्लेषण, वैड विश्लेषण निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है, रेशियो एनालिसिस के लिए यानी अनुपात विश्लेषण के लिए, बजटरी कंट्रोल यानी बजटरी नियंत्रण के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल यानी स्कंद नियंत्रण के लिए, या कैश बजटिंग यानी रोकड़ बजटिंग के लिए। अब देखिए जो वैड होता है ये क्या होता है, वैड का मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, यानी कि हम प्रोडक्शन में स्टॉक को कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक को कैसे नियंत्रण करना है, ये माना जाता है। स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री, तो सही उत्तर हो जाएगा C, इन्वेंट्री कंट्रोल इज द राइट आंसर। तो वैड एनालिसिस किस में किया जाता है प्रयोग, ये किया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल में, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल।
तो कितना हमें जरूरत है, क्या उसकी उपयोगिता है स्टॉक की, ये हम देखते हैं उसमें। अगला प्रश्न है, फोर्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय पार्टनर द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज। कौन सा मेथड यूज होता है? साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? कॉस्ट मेथड लागत विधि, सप्लाई मेथड पूर्ति विधि, प्रोडक्ट मेथड गुणन विधि, या नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड इसका आंसर सही है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई रुपया साझेदार ने आहरण किया है, तो उसका मंथ का कौन सी डेट में किया उसने, तो डेट के हिसाब से मंथ कैलकुलेट करेंगे साल के आखिरी तक, दिसंबर 31 तक, और फिर मंथ कैलकुलेट करके मंथ इंटू रुपीज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बेस पे ही हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो सही तो हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड, यानी कि रुपीज़ इंटू मंथ कैलकुलेशन, तो आपका प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट बेस पर हम आहरण पर ब्याज आहरण वो करते हैं कैलकुलेशन, तो आंसर सी। अगला प्रश्न है, शेयर वारंट कैन बी इशूड बाय कंपनी व्हेन, एक कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जब एप्लीकेशन मनी हैज़ बीन पेड ऑन शेयर्स, अंश पर जब प्रार्थना पत्र दत्त हो, शेयर्स आर पार्टली पेड जब अंश आंशिक प्रदत्त हो, या शेयर्स आर फुल्ली पेड जब अंश पूर्णतः प्रदत्त हो, या शेयर्स आर लॉस जब अंश खो गए हों। तो देखिए इसका सही उत्तर है शेयर्स आर फुल्ली पेड। जब अंश पूर्णतः प्रदत्त हो तो कंपनी शेयर वारंट इशू करती है, अंश अधिपत्र। एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, उसमें तो आप पार्टली पेड कर दो चाहे फुल्ली पेड कर दो अंश पे, तब तो शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अंश अधिपत्र ये सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है, और पब्लिक कंपनी जब इशू करती है तो तब करती है जब शेयर्स पूरी तरह से प्रदत्त हों या पैसे मिल चुके हों। शेयर्स आर फुल्ली पेड, तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, गुडविल ऑफ ए फर्म ए एंड बी इज वैल्यूड, गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ ए एंड बी, ए और बी फर्म में साझेदार है, उनकी वैल्यू कितनी है? 30,000 है गुडविल। फर्म की ख्याति का मूल्य, इट इज अपियरिंग इन द बुक्स 12,000। अब देखिए जो पहले आपकी जो गुड वैल्यूड हुई फर्म की वो 30,000 है, और जबकि 12,000 पहले से अपियर है। तो 100 को प्रवेश दिया गया, अब 100 को एडमिशन दिया गया, तो बताइए सपोज टू बी ब्रिंग, तो सी को कितनी गुडविल लानी है? अब देखिए फर्म की वैल्यूड हमने 30,000 करी, पहले से अपियर 12,000 है, तो 30 में से 12,000 घटा दीजिए, कितना बचा? 18,000। और 18,000 में सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा है 1/4, तो हम 18,000 में उसको 1/4 लाने के लिए बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4,500। तो हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा, 4,500 रुपये उसको लानी पड़ेगी गुडविल सी को, जो नया पार्टनर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज प्राइमरी रेशियो, निम्न अनुपातों में से कौन सा प्राथमिक अनुपात है? करंट रेशियो यानी चालू अनुपात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग पर प्रत्याय, डेब्ट इक्विटी रेशियो ऋण क्षमता अनुपात, या स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्कंद आवर्तन अनुपात। तो देखिए प्राइमरी रेशियो होता क्या है, देखिए कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट को सबसे ऊपर मानती है, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, या उसने जितना पैसा लगा रखा है इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें कितना रिटर्न आ रहा है, तो ये दोनों रेशियो ही प्राइमरी रेशियो माने जाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द प्राइमरी रेशियो फॉर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, ऑन ड्यू डेट ड्रॉई बिल एक्सेप्टर एट द टाइम ऑफ पेमेंट मेड विच अकाउंट इज डेबिटेड, दे तिथि पर भुगतान करने पर स्वीकारकर्ता किस खाते को डेबिट करता है? देखो एक सेलर होता है, एक बायर होता है। अब सेलर ने इसको उधार सामान बेचा बी को, तो वो बी के ऊपर बिल लिखेगा, बी उसको एक्सेप्ट कर देगा, तो ये कह रहा है बायर है, जो ड्रॉई है जो, उसे बायर भी कहते हैं। अब ड्रॉई जो है जब पेमेंट की डेट आएगी तो पेमेंट के लिए क्या एंट्री करेगा, क्योंकि इसको बिल का पेमेंट करना है, तो इसके लिए बिल क्या होगा? पेमेंट, बिल्स पेबल होगा, तो ये बिल्स पेबल को डेबिट करेगा टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बिल्स पेबल डेबिट होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेलर है, सेलर का अकाउंट तो करेगा ही नहीं वो, क्रेडिट पे अकाउंट भी नहीं करेगा, और बिल्स रिसीवेबल तो हो ही नहीं सकता उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सही आंसर है आपका सी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला प्रश्न है, नोटिंग चार्जेस निकराई वे होते हैं। अब देखिए नोटिंग चार्जेस क्या है? एन एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल के बेचान पर होते हैं, एंड एनकैशमेंट ऑफ बिल, बिल के भुनाने पर होते हैं, एट कलेक्शन ऑफ बिल, बिल के संग्रहण पर होते हैं, या एट डिसऑनर ऑफ बिल, बिल के अनादरण यानी प्रमाणीकरण, अनादरण के प्रमाणीकरण पर। अब देखिए नोटिंग चार्जेस क्या है, सपोज करिए कि आपने बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर पे क्या होता है? कुछ नोटिंग चार्जेस सेलर यानी कि जो ड्रॉर होता है वो पे करता है, लेकिन इसने पूछा है कि निकराई वे क्या होते हैं, तो ये डिसऑनर के टाइम पे होता है, जब बिल अनादन हो जाता है तो वहाँ पर जो है नोटिंग चार्जेस पे करता है सेलर, जो फाइनली ड्रॉई के उसमें अकाउंट में डेबिट कर दी जाते हैं, आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटीज,
कौन सी वर्तमान देनदारियों का हिस्सा नहीं है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यानी विलंबित कर उत्तरदायित्व, करंट टैक्स लायबिलिटीज वर्तमान कर देयताएं, या करंट ऑप्शन ऑफ लोन पेबल ऋण का वर्तमान भाग, या क्रेडिट कार्ड डेप्ट यानी क्रेडिट कार्ड पर उधार। अब देखिए इसका आंसर है करंट टैक्स लायबिलिटी, ये तो आपका करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। करंट पोर्शन ऑफ लोन पेबल ये भी आपने देना है, और क्रेडिट कार्ड डेप्ट भी आपका है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड्स में बैंक ने इशू कर रखा है तो आप उसे लिमिट तक आप खरीदारी कर सकते हैं, बाद में वो आपको अकाउंट में डेप करना पड़ता है जमा, तो ये भी आपका सही है। लेकिन इसका जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये वर्तमान देनदारियों का हिस्सा नहीं है, विलंबित, तो सही तो हो जाएगा ए। आंसर ए इज करेक्ट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगला प्रश्न है व्हाट इज डिमांड बिल? डिमांड बिल क्या है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज पेबल ऑन डिमांड और एट साइट और व्हेन प्रेजेंटेड। वह बिल जो मांग या दृष्टि में दे है या जब प्रस्तुत किया जाता है, तो डिमांड बिल ही कहा जाता है। तो सही उत्तर ए ही हो गया इसका, वही बिल जिसको हम एक प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, जिसको डिमांड पर देना होता है, इसको दर्शनी बिल भी कहा जाता है, दर्शनी बिल। अगला प्रश्न है इफ डेप्रिसिएशन सोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर डेप्रिसिएशन को तलपट में दिखाया जाएगा तो फिर उसका लेखा किस खाते में किया जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या कैश अकाउंट में? अब देखिए डेप्रिसिएशन वैसे नॉर्मली फिक्स एसेट्स में हम माइनस करते हैं, बैलेंस शीट में, और फिर डेप्शन पीएल अकाउंट में भी दिखाते हैं। लेकिन ये कब? जब एडजस्टमेंट में दिया हो समायोजन में। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो इसको सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे। अगला प्रश्न है प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स सोन इन फाइनल अकाउंट। लेनदारों पर बट्टा आयोजन को अंतिम खातों में कहाँ दिखाया जाता है? अब देखिए लेनदारों पर बट्टा एक तरह से प्रॉफिट है, तो हम इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और साथ साथ बैलेंस शीट में हम इसको लायबिलिटी साइड में भी दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली इन बैलेंस शीट नो, ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नो, ओनली इन ट्रेड अकाउंट नो। आंसर इज बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगला प्रश्न है डिवेंचर कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट इफ, ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता यदि डिवेंचर आर इरिडीमेबल, डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड ऑन इंटेंजिबल एसेट्स, या नन ऑफ द अबव। देखिए ऋण पत्र अशोधनीय हो, ऋण पत्र इक्विटी अंश में परिवर्तनीय हो, ऋण पत्र किसी मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित हो। तो ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता यदि ऋण पत्र इक्विटी अंश में परिवर्तनीय हो। आंसर इज बी, डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। आंसर इज बी। अगला प्रश्न है which accounting standard is incorporated in accounting standard 26? कौन सा लेखा मानक 26 में समाविष्ट कर दिया गया है? 11, 4, 8 या 1? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका है आंसर 8। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को ये समाप्त कर दिया गया और इसको 26 में शामिल कर दिया गया, इसका अपना अस्तित्व नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है इशूड कैपिटल ऑफ कंपनी में बी, कंपनी की निर्गमित पूंजी हो सकती है इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी के बराबर, लेस देन ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी के कम, या आइदर ए और बी, ए या बी हो सकता है दोनों में से एक, या बोथ ए और बी। तो इसका सही उत्तर है देखिए अधिकृत पूंजी के बराबर भी हो सकता है और अधिकृत पूंजी से कम भी हो सकता है, दोनों में से जो भी हो। आंसर इज सी, या तो ए होगा या फिर बी होगा। और अगला प्रश्न है व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिवेंचर्स? बॉन्ड और डिवेंचर में मुख्य अंतर क्या है? इन डिवेंचर इंटरेस्ट रेट नॉट प्री डिसाइडेड, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ऋण पत्र में पहले से आपका प्री डिसाइड होता है। इन बॉन्ड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्री डिसाइडेड, ये भी बिल्कुल गलत है, होता ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ नॉट प्री डिसाइडेड, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि डिवेंचर में होता है। तो आंसर इज डी, इन डिवेंचर इंटरेस्ट रेट प्री डिसाइडेड बट नॉट इन बॉन्ड्स। ऋण पत्रों पर पहले से ब्याज की दर निर्धारित होती है 8%, 10%, 9%, बॉन्ड में नहीं होती है। अगला प्रश्न है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजिंग एंट्री अंतिम प्रविष्टि, एडजस्टिंग एंट्री समायोजन प्रविष्टि, ओपनिंग एंट्री प्रारंभिक प्रविष्टि, या ट्रांजेक्शन एंट्री लेनदेन प्रविष्टि। अब देखिए सेल्स अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जितने भी हमारी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं हम इनको क्या करते हैं क्लोजिंग एंट्री में दिखाते हैं, फिर अगले साल ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट और आपका जो रियल अकाउंट है वही शो होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोजिंग एंट्री। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लोजिंग एंट्री। अगला प्रश्न है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट? अब देखिए ड्यू डेट और मैच्योरिटी क्या है, एक तरह से आपका दे तिथि और परिपक्वता तिथि में कितना अंतर है, डेज ऑफ ग्रेस का अंतर है यानी अनुग्रह दिवस, या 3 दिन का अंतर है, या बोथ ईयर बी, या नन ऑफ द अबव। अब देखिए जो अनुग्रह दिवस है तो ड्यू डेट तो होती है जिसमें आपके बिल पूरा हो रहा है। मान लो बिल आपने जनवरी में लिखा 2 महीने का, तो फरवरी मार्च आपकी कितनी तारीख हो जाएगी 1 तारीख, ये ड्यू डेट हो गई। उसमें 3 दिन जोड़ दो 4 मार्च, तो 3 दिन जोड़ते आपका क्या हो जाएगा मैच्योरिटी डेट। तो 3 दिन भी सही है और ग्रेस पीरियड भी सही है, डेज ऑफ ग्रेस। आंसर इज सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स
टू द पब्लिक इज नोन एज, जनता को निर्मित नए अंश की लागत को क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, समता की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रवर्तन लागत, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत लागत। सही उत्तर है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए, जब भी शेयर और डिवेंचर इशू होते हैं बॉन्ड्स, तो उसमें क्या होता है, कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, जैसे लीगल चार्जेस, अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन, एजेंट को देना, तो ये सारी चीज़ें प्रवर्तन लागत में आती हैं। तो सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन सी मदें लाभ हानि विनियोजन खाते से संबंधित नहीं है? साझेदारों के ऋण पर ब्याज, साझेदारों का कमीशन और वेतन, मैनेजर कमीशन, या साझेदारों की पूंजी आहरण पर ब्याज। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लो नहीं आता है, पार्टनर्स कमीशन एंड सैलरीज आती है, मैनेजर कमीशन नहीं आता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स आता है। तो देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली ए, नो, बी और सी, ए और सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टनर सैलरी एंड कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका बी एन, पार्टनर्स। तो उसने क्या पूछा आपसे? उसने पूछा कि कौन सी मद नहीं है। तो हमारा एक तो ए नहीं है और एक सी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए एन सी। तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था हमारा आज का प्रश्नावली। आपको जरूर पसंद आई होगी, आप लाभान्वित होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।